तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टेज 1 यानी कि जो आपकी फर्स्ट राउंड होती है उसकी कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपने जो है वो कैसे अपनी तैयारी की थी और हमारे जो आने वाले जूनियर्स हैं, जो हमारे आने वाले मित्र हैं, उनके लिए कुछ टिप्स। ओके, जो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, स्टेज 1 स्क्रीनिंग होता है हर कंपनीज़ में, जिसमें कि सपोज़ 400 टू 500 स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें 200 स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वो प्योरली आपका CGPA बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो इसके लिए केवल एक ही तरीका है कि आप शुरू से यानी फर्स्ट ईयर से ही आप अपना CGPA हाई रखें। हाई मीन्स एटलीस्ट आप अपने क्लास में टॉप 30 टॉप 40 स्टूडेंट्स में रहें। सो अगर मैं एक CGPA की बात करूं तो अबव 8 CGPA या 8.2 CGPA इज़ गुड, क्वाइट गुड। सो आप इतना CGPA मेंटेन करने की कोशिश करें जिससे कि किसी भी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग में एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड देन अगर हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो स्टेज 2 होता है उसमें आपको, जैसा पहले मैंने भी बताया था, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड आपको कोर नॉलेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोर नॉलेज में आप क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है बहुत डीप जाना। जितनी भी टेक्निकल कंपनीज़ आती हैं, कोर नॉलेज में आपको जस्ट बेसिक नॉलेज की डिमांड करती हैं, जिसमें कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और जो रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। आप इन टाइप्स के क्वेश्चन को इजीली आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप L&T जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट लगभग जो दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं या सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज़ होती हैं, सिमिलर ट्रेंड फॉलो करती हैं। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को इंटरनेट से सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप एप्टीट्यूड को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके हर टाइप के कंपनीज़ में पूछे जाते हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हों उसमें भी ये काम आता है। तो आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश को साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहें। सो ये हो गया सेकंड स्टेज की आपकी मेथड। थर्ड स्टेज में हम जाते हैं तो सपोज़ अगर कहीं GD होता है, GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। बेसिकली अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग की चांस बहुत हाई हो जाती है। तो मैं GD की डिस्कशन अगर करूँ तो GD में क्या होता है कि सपोज़ 8 to 10 स्टूडेंट्स को किसी एक रूम में इनवाइट किया जाता है एंड देन उसके बाद उनको एक कॉमन टॉपिक दिया जाता है। कॉमन टॉपिक देने के बाद उनको 2 to 3 मिनट्स उस पर सोचने के लिए दिया जाता है एंड देन दे ऑल्सो कैन राइट वॉट एवर द थॉट्स कमिंग इन देयर माइंड। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको एक्सटेम्पोर के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। मतलब आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी लिखा है, समझा है, उसको आपको 2 to 3 मिनट्स टाइम दिया जाता है। उसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन डिस्कशन के लिए इनवाइट किया जाता है। उसमें क्या होता है, कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि जब भी आप का ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो आप उसमें लीड लेने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स शुरुआत में हेजिटेट करते हैं लीड लेने से। तो अगर आप लीड ले लेते हैं शुरुआत में तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप सबसे पहले नोटिस में आ सकते हैं रिक्रूटर के, तो आपको अच्छा स्कोर मिलने की चांस बढ़ जाती है। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि आप फ़िश मार्केट से अवॉइड होने की कोशिश करें। जब सारे लोग बोल रहे हों तब आप ना बोलें, आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएं। उस टाइम आप अपने माइंड में कुछ अच्छे पॉइंट्स को सोच सकते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट को रेस कर सकते हैं एंड देन फर्दर जब ग्रुप के लोगों के पॉइंट्स ख़त्म हो जाएं तो आप उनको एक शॉर्ट और एफिशिएंट वे में पुट कर सकते हैं। जब भी आप अपने पॉइंट्स को पुट करें, आपकी आवाज़ थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए सच दैट कि वो रिक्रूटर तक सुनाई दे, जो भी एग्जामिनर है उस तक सुनाई दे और साथ ही साथ ग्रुप के लोग भी सुन सकें आपकी वॉइस को। और एक ही पॉइंट को कई बार रिपीट करने की ना कोशिश करें, इससे निगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑब्वियसली सेलेक्ट हो जाएंगे ग्रुप डिस्कशन राउंड में। एंड आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन राउंड आपका स्पेसिफिक टेक्निकल प्लस HR राउंड होता है, तो उसके बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है वो सभी कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और अब जो है वो हम लोग बहुत ही कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ तक जो आपने बात सुनी ये मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो तो ये कॉमन हो सकता है। लेकिन अब जो है वो पर्सनल इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ पे जो है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। आपका इंटर्नशिप के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। तो वो
चीज़ जो है वो थोड़ा-सा सिविल को और सभी ब्रांचों से अलग करता है। तो अब जो है वो हम लोग जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सर अपना जो है पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था वो बताएँ? और क्या-क्या जो है वो टिप्स जो कि एक स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए उसके रिगार्डिंग जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा सिलेक्शन एसएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुआ था। सो इसमें टेक्निकल राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर राउंड दोनों एक ही साथ हुआ था और उसमें फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टूडेंट्स के आसपास स्टूडेंट्स गए थे इस राउंड में एंड देन फाइनली 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहली बात कि आपको पेशेंस रखना है। जो एक इंटरव्यू प्लस टेक्निकल राउंड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स जा सकता है। इसलिए अगर मेरा जो नंबर था वो सबसे लास्ट में था तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, अप टू 6 to 7 आवर्स मेरे को वेट करना था। तो आप अपना पेशेंस लूज़ ना करें। अगर आप अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं तो आप फर्दर आपके परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आ सकती है। तो आप अपना पेशेंस को मेंटेन करके रखें एंड देन जैसे ही आप एंटर करते हैं रूम के अंदर, आप एक हल्की सी स्माइल लेके जाएं एंड देन सबसे पहले मैं आपके साथ एचआर राउंड के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा जो कि कॉमन होते हैं सारी ब्रांचेस के लिए। देन फर्दर स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो एचआर राउंड में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, जज किया जाता है, आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है related to academics, related to extracurricular activities, related to hobbies, related to your friends, your families etc. ये सब चीज़ों को जज किया जाता है, जाना जाता है। सो जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं तो सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू रूम में गया था तो मेरा एचआर राउंड ही हुआ था। उसमें एक एचआर थे और 2 कोर मेंबर थे जो कि मुझे टेक्निकल नॉलेज को जज करने के लिए बैठे थे। सो जो एचआर पर्सन थे उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। तो आप सबसे पहले आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना मेमोराइज़ करके मैं कहूँगा रखे रहें ताकि आप फ्लुएंटली वहाँ पे बोल सकें। उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अगर आप ये चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, आप किस सेमेस्टर में करंटली हैं, आपका इंस्टीट्यूशन क्या है, साथ ही साथ उसमें आपने इंटर्नशिप किस जगह से किया है और इंटर्नशिप का एक शॉर्ट जो टाइटल है वो भी आप मेंशन करें तो अच्छी बात रहेगी। इतना करने के बाद अगर आप किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या आपकी कोई हॉबीज़ है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं सच दैट कि आपका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो एटलीस्ट 1 to 1.5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। इतना करने के बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर कंपनीज में पूछा जाता है। तो मैंने इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी सर्च करके रखा था। तो आप भी बिफोर हैंड कंपनी के बारे में नॉलेज लेके रखिए ताकि आप अपने आप को अलाइन कर सकें उस कंपनी से कि कैसे वो कंपनी आपको सूट करती है या आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको एक तरीके से जो इंटरव्यूअर हैं उनको समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो ये मैंने किया, उनको बताया। फिर फर्दर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी कंपनीज़ को छोड़ के चले जाएंगे और हम वैल्यूएबल इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे जिसकी वजह से हमारी कंपनी का अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो आपको कोई एक मैं कहूँगा कि अच्छे सजेशन या फिर अच्छे रिमार्क्स के साथ आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि कैसे आप एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं कंपनी के लिए। सो ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी आप तैयार करके रखें। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप कंपनी के बारे में ज़रूर जान के रखें क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि हमारी कंपनी किस डोमेन में वर्क करती है। सो ये कुछ ज़रूरी नॉलेज है। हाँ, एंड देन फर्दर उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं उनके बारे में पूछा, वो क्या कर रहे हैं। और फिर एट लास्ट उन्होंने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा और मैं कितना एक्टिवली अपनी हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ ये उन्होंने जानने की कोशिश की। तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में भी थोड़ा अच्छे से स्टडी करके रखें ताकि आप वहाँ पे फंबलिंग ना कर सकें। तो ये एक बेसिक ओवरऑल एचआर राउंड हो गया। लगभग यही क्वेश्चंस सारी कंपनी से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड देन फिर हमारा टेक्निकल राउंड स्टार्ट होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन हैं। ये सभी इंटरव्यूज़ जो थे वहाँ पे
जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा जा रहा था। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और सोम 2 सब्जेक्ट्स का बताया। तो बेसिकली जो ओवरऑल सारे क्वेश्चंस थे वो अर्थक्वेक और सोम से ही रिलेटेड थे। तो आप अपने कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हों जो उन्हीं को आप प्रोजेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड देन आते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने नोट करके रखा है लिस्ट में ताकि मैं मिस ना कर सकूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आईएस कोड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंड देन जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थक्वेक में हमें बेस शियर निकालना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। उसमें जेड क्या होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर, SA/G, जोन फैक्टर, SMRF बिल्डिंग क्या होती है, OMRF बिल्डिंग क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। मतलब आईएस कोड में जो भी एक ब्रॉड हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड देन उन्होंने फिर पूछा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, डक्टाइल डिटेलिंग क्या होती है, हम एक बीम की नॉर्मल डिटेलिंग कैसे करते हैं और डक्टाइल डिटेलिंग कैसे करते हैं। कुछ उन्होंने स्केचेस बनवाए इसके रिलेटेड। और सो बेसिकली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चंस थे। देन सेकंड सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया सोम था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सोम में उन्होंने कुछ बेसिक डिफ्लेक्शन फार्मूलाज पूछे, जैसा कि कैंटिलीवर बीम पे अगर फ्री एंड पे लोड लगता है तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, वो बताइए। रिएक्शन या मोमेंट्स कैसे निकालते हैं जो इनडिटर्मिनेट बीम होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कई सारे मेथड्स होते हैं। उनसे जस्ट उन्होंने पूछा कि मेथड्स को कैसे अप्लाई किए जाते हैं इनडिटर्मिनेट बीम्स में। एंड देन उसके बाद स्टैटिक एंड काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे काउंट किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे के काउंट करने को नंबर ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताने को बोला था, स्टैटिक एंड काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी। एंड देन फर्दर लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम इफेक्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने को उन्होंने बोला था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ इंटरव्यू में एक जनरल कॉमन क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ से क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और अपने सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं, जनरल क्वेश्चंस। सो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में आपको अगर क्वेश्चंस ना समझ में आए या आपको उसका आंसर ना पता हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं गेस करने के लिए। गेस करने के लिए आप परमिशन ले सकते हैं उनसे। और अगर आप 100% श्योर हैं कि मुझे ये नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं, सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। और सिंपली आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं, आई डू नॉट नो द आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आपका एक पॉजिटिव इमेज बनती है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उससे एक नेगेटिव इमेज आपकी बनती है, तो आप गलत आंसर देने से बचें। एंड देन मैं कुछ अपने दोस्तों से बात किया था जिन्होंने RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया था। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए थे, जैसे जो प्रोफाउंड क्वेश्चंस होते हैं, LSM WSM में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का कैसे बनाया जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, जो वेरियस सेफ्टी फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं RCC डिज़ाइन में IS 456 कोड में जो होते हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा था। एंड देन हाँ, ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ें उसको पूछा था। कुछ स्टूडेंट्स ने अपना फेवरेट सब्जेक्ट जियो टेक्निकल बोला था, तो उनसे जियो टेक्निकल का के बारे में पूछा था। तो आप एक बार सब्जेक्ट्स को ब्रशअप करके ज़रूर जाएं जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, तो ओवरऑल आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी उनके सामने और वो ऑब्वियसली आपको सेलेक्ट कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके सर, तो काफ़ी जो है वो आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो सब कुछ समझा दिया हमारे आने वाले दोस्तों के लिए। तो एक जो है वो और भी कॉमन चीज़ जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग 4th ईयर, कि जो है वो कंपनीज़ आती रहती हैं और दोस्तों का उनका सिलेक्शन होता है, तो कुछ लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, आगे उनकी गेट की भी प्रिपरेशन होती है। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए ताकि चूँकि 1 साल रहता है समय, तो कुछ स्टूडेंट्स का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं, अब गेट भी जो है वो नेक्स्ट ईयर होती है। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए और मीन्स अपना परफॉर्मेंस को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। ओके, सो मैं इस केस में ये कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही कुछ चीज़ों को अगर आप डिस्कस कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने आप को आप जज कर लेते हैं कि आप किस फील्ड के लिए मोस्ट सूटेबल हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सपोज़ जैसे कि मैं बात करूं, आप
अप्लाई कर सकते हैं कंसल्टेंसी कंपनीज़ में भी, कोर कंपनीज़ में भी। किसी को ये मालूम नहीं होता है कि उसका अल्टीमेटली सिलेक्शन कहाँ पे होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी प्री डिसाइडेड कंपनीज़ में सिलेक्शन पा पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सपोज़ अगर आप कोर कंपनीज़ में जाना चाहते हैं या आपका टारगेट ही है कोर कंपनीज़, तो आप स्पेसिफिकली उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। आपके अगर फेलो मेट्स का या जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स, उनका हो जाता है सिलेक्शंस, तो आप उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि उनका सिलेक्शन क्यों हुआ और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये रीज़न को अगर आप शॉर्ट आउट करेंगे तो आप 1-2 कंपनीज़ के बाद आप अपने मोस्ट ऑफ द एरर्स जो कर रहे होंगे उसको आप एलिमिनेट कर चुके होंगे। तो आपका सिलेक्शन के चांसेस जो हैं 3rd कंपनी या 4th कंपनी में बढ़ जाएँगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप केवल पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज़ में ही ना अपीयर करें। साथ ही साथ आप कंसल्टेंसी बेस्ड या अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप जो आईटी सेक्टर है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज़ कम आती हैं क्योंकि रिसेशन चल रहा होता है। जैसे कि इस टाइम अभी कुछ रिसेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है, इस बार कंपनीज़ कम आ रही हैं। तो आप मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई करते रहिए और साथ ही साथ अपने नॉलेज को हमेशा ब्रश अप करते रहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपका 2-3 कंपनीज़ में नहीं होता है तो कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज उन्होंने गेन किया है उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करिए। कंपनीज़ किसी भी टाइम पे आ सकती हैं, वो बताएँगी नहीं कि हम कब आ रहे हैं और आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो आप रेगुलर उन नॉलेज को ब्रश अप करते रहिए, जिससे कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनीज़ आती हैं तो आप उसमें अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या गुड स्कोर अर्न कर पाएँ। और मोटिवेशन के लिए ये कहूँगा मैं कि आप कोई एक हॉबीज़ अपने साथ रखिए। जैसे कि मेरी हॉबी जिम है, तो मैं जिम को परस्यू करता हूँ हमेशा, जिससे कि जो भी स्ट्रेस होता है या फिर दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स उसको मैं रिलीज़ कर पाता हूँ। सो आप अपने कुछ भी कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में वॉक पे जा सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं मैटर्स को, जो कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप अपनी बातों को दूसरे से अगर आप बताएँगे, आप उससे डिस्कशन करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। और तो यही सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और फाइनली अल्टीमेटली आप किसी न किसी कंपनी में ज़रूर प्लेस्ड हो जाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है वो सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे से उत्तर दिया और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे सिविल इंजीनियरिंग में, उनका कुछ जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, ताकि वो जो है वो प्लेसमेंट्स में बैठे। और साइमल्टेनियसली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वो इस अवसर को ना चूकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बैठते ही नहीं हैं प्लेसमेंट में, तो उससे भी एक जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें मिलता है, तो वो जो है वो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपकी कुछ भी डाउट होती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सर से मैं बाद में रिक्वेस्ट करके जो है वो आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड धन्यवाद सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो।